गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के संबंधित जो भी पेपर 1 होता है डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी के लिए, जिनके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स जो कि 60 है दोस्तों, और 45 मिनट का टाइमिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, जो कि एग्ज़ामिनेशन पेपर 13। इनसे पहले हमने 12 तक डिस्कस किया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट के अंदर मेरा यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स के साथ, जो कि इनके अंदर 20 मार्क्स के सवाल होते हैं। मैथमेटिक्स फॉलोड बाय जनरल साइंस, इंग्लिश एज वेल एज रीजनिंग। सबसे पहले सवाल, इफ़ 5 sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय सेकेंड अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा। सबसे पहले हमें 5 sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, जो कि इफ़ जो टर्म कंडीशन दिया गया है, जिनके अंदर sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5, जो कि यहाँ पे जो भी sin थीटा होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको हाइपोटेन्यूज 5 पता चल गया, अब अपोजिट साइड जो है 3 है दोस्तों, एडजेसेंट साइड जो कि 4 है। अब यहाँ पे देखा जाए सेकेंड अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा की जगह आराम से वैल्यूज़, जैसे कि सेकेंड अल्फ़ा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन जो कि एडजेसेंट साइड 5/4 होता है, माइनस 3/4, जो कि tan अल्फ़ा क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, जैसे कि 3/4। ये अगर आपको नहीं पता वैल्यूज़ तो आप लोग गटर में हो, तो बाहर निकलने की कोशिश करिए, उसके बाद झाँकिए दुनिया कहाँ पहुँच गई। अब बात आता है दोस्तों नीचे 5/4 प्लस 3/4। इनका वैल्यूज़ अगर एलसीएम लिया जाए, 4 एलसीएम ऊपर नीचे कट जाएगा। 5 - 3 डिवाइडेड बाय 5 + 3 यानी 2/8, जो कि वैल्यू है दोस्तों 1/4। आपको आंसर में कभी कभी दिया रहेगा 0.25, सो आपको 0.25 का वैल्यू देखना होगा। अगला देखिए दोस्तों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज़ 30 डिग्रीज। जैसे कि अभी हाइट्स एंड डिस्टेंस की संबंधित एक सवाल है दोस्तों। जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन होता है टॉप ऑफ द टावर पे अगर देखेंगे तो उसका जो एंगल बनेगा 30 डिग्री बनेगा। एंड मूविंग 70 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर, जो कि 70 मीटर क्या किया उन्होंने, टुवर्ड्स द टावर पहुंच गया। जब आप किसी भी वस्तु के पास में जाते हो तो आपका मुंडी थोड़ा ऊपर करना पड़ता है, यानी आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अपने आप बढ़ जाएगा। अब क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री था, नाउ द टावर इट बिकम्स 70 मीटर आगे जाने के बाद अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री हो गया। देन द हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है। इस तरह का सवालों में आप डायग्राम देखिएगा, जिस हिसाब से हमने ट्रायंगल ABC के अंदर, जो कि पहले एंगल C जो है 30 डिग्री था, उसके बाद एंगल D जो है अभी बन गया 60, जो कि हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है C से लेकर D तक, जो कि 70 यहाँ पे जो भी दिया गया मीटर। अब आपको पता चल जाएगा आराम से, पहला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC के अनुसार tan 30 देखिएगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि h बाई, जो कि अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज नहीं, tan जो होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, h/70 + x, जो कि 70 मीटर मूव किया वो, जो कि आपको फाइंड आउट करनी है x। सो इस हिसाब से आपका वैल्यू एक इक्वेशन बनेगा, h इज़ इक्वल टू 70 + x डिवाइडेड बाय √3, एक इक्वेशन वो है। अब छोटा ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABD के अंदर tan 60, जो कि AB/BD, उसके हिसाब से h/x, जो कि tan 60 का वैल्यू होता है वो √3। अब यहाँ पे दोस्तों h का वैल्यू आपको पता चल गया √3x, या एक अभी हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि h का वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, जो कि हाइट ऑफ द टावर ही फाइंड आउट करनी है। अब आराम से आप h का वैल्यू यहाँ पे √3x का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 के अंदर इंसर्ट करेंगे तो आपका जो वैल्यू बनेगा आराम से 35√3 आंसर आ जाएगा। बस अगर आपसे पूछा जाता है, जो कि x पूछेगा तो x फाइंड आउट करिए, h पूछेगा तो h फाइंड आउट करिए, जो भी आपसे पूछा जाएगा वो वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करिए। अगला देखिए दोस्तों, इफ़ डायगोनल ऑफ क्यूब इज़ √12, जैसे कि आप जानते हैं √12 को हम लोग लिख सकते हैं आराम से 2√3। अब डायगोनल जैसे क्यूब का √3 × a होता है, जो कि √3 a का बराबर कितना है, जो कि √12 है दोस्तों, यानी 2√3। अब यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा। अब साइड यानी a का वैल्यू बनेगा 2,
अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक सेंटीमीटर्स में अगर देखा जाए, ये क्यूब यानी 2 क्यूब दोस्तों, जो कि हम लोगों को पता करनी है क्यूबिक सेंटीमीटर्स के अंदर 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दोस्तों। अगला द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। जैसे कि आप जानते हैं परसेंटेज इंक्रीज क्या है रेक्टेंगल का, ईच ऑफ द साइड इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्रीज, 20% इज इक्वल टू। अगर आपको रेक्टेंगल के अंदर साइड 2 होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ होते हैं, लेंथ भी 20% बढ़ गया, अब विड्थ भी 20% बढ़ गया। अब यहाँ पे याद करने वाली क्या चीज़ है, L1 L2 दोनों पर यहाँ पे कोई अलग अलग वैल्यू नहीं दिया है। अब इस तरह का चीज़ों को आप चाहे रेक्टेंगल समझ लो चाहे तुम स्क्वायर समझ लो, तो एरिया बढ़ गया तो A1 स्क्वायर जो है A2 स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे जो भी बढ़ोतरी हुई है 100 से लेके 120 हो गया, तो यानी 5 स्क्वायर जो हो गया वो सीधा 6 स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब आपको पता चल गया 25 जो वैल्यू था वो 36 हो गया। अब यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई 11 की बढ़ोतरी हुई कितने पे, जो कि 25 पर। सो 11 की बढ़ोतरी 25 पर हुआ इंटू 100 के हिसाब से करेंगे तो आपको आराम से वैल्यू 40% जो कि इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों। बस ऐसे आसान सवाल है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको काफ़ी वीडियो देखने की ज़रूरत है। अगला देखिए, ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज़ ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर, जो कि आप जानते हैं रेडियस का जो वैल्यू है दे दिया है 11 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए, जो भी हेमिस्फीयर दिया उनको फाइंड आउट करने के लिए कहा है। जैसे कि आप जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो फॉर्मूला होता है 2πr² दोस्तों, आपका r वैल्यू है, आराम से r वैल्यू इनसे इंसर्ट करिए तो आपको वैल्यू आ जाएगा 760.57। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपको फार्मूला पता होना ज़रूरी है। अगर आपको फार्मूलाज अगर नहीं पता है तो आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर उसने कर्व्ड सरफेस की जगह टोटल पूछा है तो उसमें क्या होगा 2πr² प्लस πr² जो ऊपर का जो सर्किल होता है हेमिस्फीयर में वो ऐड हो जाएगा, तब आपको 3πr² वैल्यू बनेगा, जो कि यहाँ पे आराम से 1140 आंसर है दोस्तों। अगर वो पूछता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपको 2πr² फाइंड आउट करनी है, अगर वो पूछता है कि टोटल सरफेस एरिया जो कि 3πr² दोस्तों। अगला देखिए छठा दोस्तों, रूट ऑफ 1 - x³ डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 3/5। इसका अगर देखा जाए दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब बात आता है दोस्तों 100 - x² डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 9/25। अब यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा x³ इज इक्वल टू 64 आएगा x के साथ, जो कि वैल्यू 4 बन जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों। 2 पाइप है, ए एंड बी दोनों फिल कर रहे टैंक को, एक 6 घंटा लग रहा है और 3 घंटा लग रहा है। दोनों पाइप टुगेदर अगर ओपन करने से, अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि देन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज़ फुल इन 4 आवर्स। कितने घंटे के बाद बी को अगर क्लोज़ करेंगे तो टैंक जो है कुल मिलाकर 4 घंटा लगाता है पूरा टैंक को भरने में। अब आपको पता चल गया ए और बी अलग अलग जो भरने की जो शक्ति है, एक 6 घंटा लगता है और एक 3 घंटा लगता है। अब यहाँ पे एलसीएम अगर देखेंगे 6 और 3 का, जो कि आपको 6 बनेगा दोस्तों। अब आपको टोटल अंडे कितने हैं, टोटल वर्क जो कि 6 है दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि 6 1 जा 3 2 जा, एफिशिएंसी पता चल गया। ये जो है 1 अंडा खाता है और बी जो है 2 अंडा खाते हैं। अब आपको एफिशिएंसी दोनों का 3 अंडे है दोस्तों। अब एक दिन में 3 अंडे खाते हैं, 6 घंटे खाना है। अब ये बोल रहा है कि 4 दिन में खाना चाहिए। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए, आप देखिएगा 6 - 4 2 लेफ्ट पोर्शन, जैसे कि यहाँ कह रहा है कि 20 एफिशिएंसी अगर मान लो दोनों टुगेदर अगर काम करेंगे, यानी यहाँ पे जो भी है 6 जैसे कि टुगेदर अगर काम करेंगे 2 दिन के अंदर ख़त्म कर देगा। लेकिन ए वर्क फॉर 4 आवर्स, इसमें कह रहा है कि ये जो है 4 घंटा काम किया, तो जो लेफ़्ट पोर्शन है जो कि 2 घंटा, वो बी एफिशिएंसी जो कि 1 आवर है दोस्तों। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट है 2 पोर्शन है, वो बी जो है कितने घंटे यहाँ पे काम किया, 2 जो कि 1 है जो कि बी का एफिशिएंसी। तो इन्होंने 2 घंटे के बाद मतलब बी काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे कह रहा है कि 2 जो कि एफिशिएंसी यहाँ पे क्या है बी का 2, सो बी 2/2 यानी यहाँ 1 घंटे के बाद
बी को बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो 4 घंटा तक काम चला। क्योंकि सबसे पहला जो 1 और 6 अंडे हैं तो 4 दिन में खानी है। सबसे पहला ए और बी जो है आराम से 1 दिन खा गए तो 3 ख़त्म हो गया, बाकी बचा 3, बाकी 3 अंडे बचा है, वो 3 जो है 3 दिन में ए अकेला खाएगा। तो यानी आपको ये पता होनी चाहिए सबसे पहले बी जो है और ये साथ में मिलकर एक ही दिन अंडा दोनों 3 खा गए, बाकी जो बचा 3 अंडे वो ए अकेला 3 दिन 1-1 दिन के हिसाब से, कुल मिला के काम कितना दिन चला, 4 दिन चला। सो यहाँ कह रहा है कि बी जो है क्लोज्ड आफ्टर 1 आवर, यही कहने का मतलब है। बहुत आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगला देखिए दोस्तों, 39% कैन रिपेयर ए रोड इन 12 डेज, जो कि 39 लोग जो है 12 दिन काम करते हैं, हर दिन वो 5 घंटा काम करते हैं। अब बात आता है कितने दिन में 30 बंदे जो है 6 घंटा के हिसाब से काम ख़त्म कर देंगे, जो कि M1 D1 H1 M2 D2 H2 फार्मूला होता है दोस्तों। आराम से इनके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, x का वैल्यू 13 बन जाएगा दोस्तों। बस यही आपको याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। अगला देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 10% पर एनम इज़ ₹93। द सम इज़, बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया डिफरेंस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि 93 रुपीज़ है दोस्तों। 3 साल का 10% की एनम, अगर 10% है 3 साल का, कितना परसेंटेज बनेगा, जो कि आपको याद होना ज़रूरी है। 10% जो है उसके हिसाब से आराम से वैल्यू जो बनेगा 10% का, जो कि 30% बनेगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाता है x + y + xy/100 के हिसाब से 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी 21% बन जाएगा 2 साल का। अब 21% + 10 2.1 डिवाइडेड बाय, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 1। यहाँ पे जो कुल मिला के जो परसेंटेज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 33.1 बनेगा दोस्तों। अब 33.1 अपॉन 30%, जो कि यहाँ पे 3.1 का वैल्यू दे दिया है 93 रुपीज़। अब 1% का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे आसानी से देख सकते हो आप 3, यानी आप यहाँ से आराम से आपको वैल्यू बन जाएगा। 100% का वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1% का वैल्यू, अगर यहाँ पे आराम से देख सकते हैं 3.1 × 3, यानी यहाँ पे 100% का वैल्यू 3000 है दोस्तों, जो कि पूरा जो सम है वो आपको 3000 रुपया है, जो कि कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो 93 है दोस्तों। अगला एक शॉपकीपर है दोस्तों, जिन्होंने एक आर्टिकल को परचेज़ किया है 360 रुपया में, और वो चाहता है कि इफ़ ही वांट्स टू मेक ए गेन ऑफ 25% ऑन इट आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 10%, वो 10% डिस्काउंट देना चाहता है, फिर भी वो 25% का मुनाफा कमाना चाहता है इसी 360 पे। वो उसको कितना मार्केट प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अगर वो कह रहा है कि कोई भी आर्टिकल कॉस्ट प्राइस दे दिया 360, पर वो 25% का मुनाफा, यानी 1/4 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेचना चाहता है, 1 का प्रॉफिट ले रहा है। अब यहाँ पे पता चल गया 4 का वैल्यू 360, यानी 4 अंडे 360 है, 1 अंडे 90 रुपया। अब कितने में बेचना है उसको, 5 में, यानी 450 में बेचना है, जो कि उसका सेलिंग प्राइस। वो ये कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 450 है, मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। रिवर्स में अगर आप जाएंगे तो फाइनल वैल्यू जो कि 450 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इनटू कितना डिस्काउंट देना है उसको, 10%। इस हिसाब से 90/100, जो कि मार्केट प्राइस कितना है, जो कि 500 रुपया है दोस्तों। बस ऐसे सवाल आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। अगला देखिए, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज़। अब आपको पता चल गया 70% अगर लौंडे हैं तो 30% जो है लौंडिया है। अब यहाँ पे 30% का वैल्यू दे दिया 504 लड़कियाँ। अब आपको पता चल गया 1% का वैल्यू होता है, यहाँ पे आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 70% का वैल्यू आप 504/30 × 70, उसके हिसाब से बॉयज़ जो है 1176 है, लड़कियाँ 504, जो कि कुल मिला के कितने अंक है, दोनों का स्ट्रेंथ है 1780, जो कि बॉयज़ और गर्ल्स। उसने पूछा सिर्फ आपको बॉयज़ है, जो कि आपको 1176 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। अगला अगर देखा जाए सवाल, इस तरह का छोटे छोटे सवाल होते हैं, बहुत आसान होता है दोस्तों, कोई भी सवाल को छोड़ना नहीं है। अगला देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज्ड बाय 5% एनुअली, जो कि एक पॉपुलेशन है दोस्तों। ये एक
इंक्रीज़ हो गया, कितना 5% इंक्रीज़ हुआ है एनुअली। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर 5% अगर एनुअली इंक्रीज़ होता है, इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ क्या है 4410, देन इट्स पॉपुलेशन 2 years एगो पूछ रहा है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ अगर हो रहा है 5% के हिसाब से, अब ये देखिएगा प्रेजेंट जो कि 100 चीज़ 105 हो रहा है, 20 का चीज़ 21 हो रहा है, तो 20 का चीज़ 21। अब 21 इंटू 21 क्या होता है, जो कि 441, जो कि इन्होंने दिया वैल्यू 441 का 4410। एक का अंडा का वैल्यू 10 रुपया। अब वो 20 इंटू 20 क्या होता है 400 होता है। 400 का अगर 10 ऐड करेंगे तो आपको आराम से इंटू करेंगे तो आराम से 4000 रुपया, जो कि 4000 लोग 2 साल पहले थे, आज के टाइम पे वो 4410 लोग हो गए हैं। अगला देखिए 83 1/3% ऑफ ₹90 इज़ इक्वल टू 60% ऑफ x। जिस हिसाब से अगर वैल्यू करेंगे, यहाँ पे इक्वलाइज कर रहा है 83 1/3% ऑफ 90 इज़ इक्वल टू 60% ऑफ x, जो कि आराम से आपका वैल्यू x का आ जाएगा 125 दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों 25% ऑफ 120 प्लस 40%, यहाँ पे जो भी दिया गया इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जो कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यू, एक सवाल ही गलत था। यहाँ पे 40% ऑफ 380 होना चाहिए, जिसकी वजह से वैल्यू आपका आराम से आ जाएगा वैल्यू x का, पर यहाँ पे जो दिया गया है अलग है, जो कि x का वैल्यू आप 3.22 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है, जो कि इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो x का वैल्यू जो भी रहेगा 2/7 रहेगा अगर 40% ऑफ 380 होता है। यहाँ प्लस की जगह ऑफ होना चाहिए दोस्तों। अगला देखिए द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का रेशियो 10:7 एंड दोस्तों अगला उसका जो डिफरेंस है, जो कि x प्लस वाई, अगर मान लो यहाँ पे x और y का 10:7 है, अब डिफरेंस जो है x माइनस वाई, जो कि आप देख सकते हैं 105 है दोस्तों। अब उसके हिसाब से आराम से सम ऑफ दीज नंबर्स आर, उसके हिसाब से अगर देखा जाए x और y का वैल्यू आप आराम से पता कर सकते हैं, और x प्लस वाई का वैल्यू जो बनेगा सम ऑफ दीज नंबर्स, जो कि 595 बनेगा दोस्तों। अब यही है आप लोगों के हिसाब से करनी है, या आराम से आप शॉर्टकट के हिसाब से आप देख सकते हैं। इनका जो डिफरेंस है 10 और 7 का 3 है दोस्तों। यहाँ देखिएगा 10 और 7 का 3 अगर है तो यहाँ पे याद करने वाली चीज़ क्या है, तो 105 है। 3 अंडे का वैल्यू 105 है। अब एक अंडे का वैल्यू 35 है दोस्तों। अब यहाँ पे उस 35 का आराम से 35 और 10 + 7 यानी 17 इंटू यहाँ पे 35 करेंगे तो 595 आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए एक इलेक्शन है 2 कैंडिडेट के बीच में, ए और बी के बीच में। ए को मिला है 65%, जो बंदा हारा उसको कितना मिला होगा 35% मिला है। तो यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है, कुल मिला के जो भी बंदे जीता है, टोटल कास्ट एंड वन द इलेक्शन बाय 2748 वोट्स, जिस बंदे ने जीता था 65 - 35 यानी 30% का वैल्यू आपको पता चल गया 2748। अब आपको 1% का वैल्यू 2748 डिवाइडेड बाय 30, जो कि 100% आपको कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ वोट्स इफ़ नो वोट इज़ डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इनके अंदर कोई भी वोट जो है इनवैलिड है ही नहीं, सब वोट एकदम टकाटक है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए 100% का वैल्यू आपको, जो कि यहाँ पे 9160 वोट्स है दोस्तों टोटल। अब नो वोट्स इनवैलिड है, इसीलिए हम 9160, अगर कोई भी अगर वोट्स नंबर ऑफ वोट्स अगर इनवैलिड देता है तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। द सम ऑफ 2 नंबर्स है दोस्तों x + y 40, उसका जो डिफरेंस है 4 है दोस्तों। उसके हिसाब से आराम से x और y का वैल्यू आ जाएगा x/y, जो कि 22:18 लिख लो या 11:9 दे दो, जो भी कर सकते हो कर लो। एवरेज ऑफ 20 नंबर्स दोस्तों, जो कि 15 है दोस्तों। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 12 है दोस्तों। अब द एवरेज ऑफ द रेस्ट, जो कि आप जानते हैं 20 नंबर्स का एवरेज अगर 15 है, कुल मिला के कितना है 15 × 20, जो कि 300 है दोस्तों। अब पहला 5 का जो कि 12 है, 12 × 5 = 60 माइनस कर दो, जो बाकी बचेगा 240। 300 के अंदर अगर 60 माइनस करते हैं, जो कि आपको 240 अपॉन जो कि बाकी जो नंबर बनेगा आप आराम से देख सकते हैं 15, यानी 16 एवरेज बनेगा। 240 अपॉन 15 नंबर इज इक्वल टू एवरेज कितना बन रहा है 16 है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 19वां है 3 x + y = 81 है दोस्तों। उसके हिसाब से अगर देखा जाए x + y का वैल्यू जो है 4 बनेगा, और नीचे जो है 81 को 3 x - y = 3 लिख सकते हैं। उसके हिसाब से आराम से आप 4x - 4y = 1, उसके हिसाब से वैल्यू x का वैल्यू और y का वैल्यू 17/8 और y का 15/8 आपको देखने को मिलेगा। बस ऐसे आप लोगों को कैलकुलेट करनी है दोस्तों। अगला एवरेज अब 50 नंबर है दोस्तों, कितना है तो 38। 2 नंबर नेमली जो कि 45 और 55,
जो कि डिस्कार्डेड है द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। जैसे कि आप जानते हैं एवरेज ऑफ 50 नंबर का 38 है, तो कुल मिला के 38 × 50 जो कि आपको 1900 बनेगा। उनके अंदर 45 और 55 को डिस्कार्डेड कर दिया गया है, यानी 100 को माइनस कर दिया, 1800 हो गया। अब 1800 अपान यहाँ पे जो 48 करेंगे क्योंकि वो नंबरों को निकाल दिया है, तब जो एवरेज बनेगा 37.5 बनेगा, जो कि सबसे पहले 38 था, अभी बन गया 37.5 है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों साइंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैथमेटिक्स की नज़रअंदाज ना करो। अगर जो भी वीडियो चाहिए तो आप आराम से इसको पॉज करके देख सकते हैं। साइंस में देखिए दोस्तों, मास नंबर ऑफ एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। इसमें मास नंबर जो है एक एटम का इक्वल है, तब क्या होगा, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। उसको कहते हैं द मास नंबर ऑफ एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है दोस्तों। अगला देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फास्फोरस, जो कि P4 होता है दोस्तों। फास्फोरस, रेड फास्फोरस आप जानते हैं, आप मैच बॉक्स के अंदर जो कि यूज़ किया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों यहाँ पे वेक्टर है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो कि फोर्स के अंदर मास इनटू एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी अपॉन टाइम मिलेगा। इस हिसाब से फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर वेक्टर है तो यहाँ पर प्रेशर मास इनटू वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे वेक्टर है दोस्तों, सॉरी स्केलर है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमिनन टेल विच वन नोन एंड संस्कृत एज डीर्स थर्स्ट, जो कि एक ऐसा यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन सा नेचुरल फिनोमिना है जिनको हम संस्कृत के अंदर डीर्स थर्स्ट कहते हैं। मतलब संस्कृत में इसमें ऐसा देते हैं, डीर यानी हिरन का प्यासा, जो कि मिराज को कहते हैं दोस्तों, जो कि आप जानते हैं मिराज आप रोड के ऊपर देख सकते हो और डेजर्ट में देख सकते हो। अगला बॉयंसी डिपेंड्स ऑन, जो बॉयंसी होता है वो किस पर आधारित पे काम करता है, द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड। जहाज है, जहाज कैसा फ्लोट करता है, जो कि जितना डूबता है उतना ही पानी वो ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करता है दोस्तों। अगला देखिए, द ओजोन लेयर इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन दिस रिगार्ड विच डू यू कंसिडर एज द मोस्ट हार्मफुल। जैसे कि आप जानते हैं ओजोन लेयर जो है डिस्ट्रॉयड बाय किससे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको मोस्ट हार्मफुल जो कि क्लोरीन आटम होता है, जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्रिएट होता है और पूरा ओजोन ख़त्म हो जाता है। अब बात आता है वेंचुरी ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ किया जाता है, मेजरिंग फ्लो ऑफ लिक्विड। कोई भी फ्लो ऑफ लिक्विड होता है बर्नौलीज के हिसाब से, उसमें वेंचुरी इफेक्ट होता है, जिसमें वजह से इवन फायर फाइटिंग के लिए AFFF एक्सटिंग्विशर, जैसे कि हम लोग AFFF फोम यूज़ करते हैं फायर ब्रिगेड वाले, उसमें वेंचुरी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मेजरिंग ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड के हिसाब से ये यूज़ किया जाता है। ओजोन लेयर क्या रेस्ट्रिक्ट करता है, जो कि सूरज से आने वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हेल्प करता है, जिसमें ओजोन आप जानते हैं आज के टाइम पे होल भी बहुत पतला हो गया। फैथोमीटर क्या होता है, जो कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं ओशन डेप्थ यूज़ करने के लिए। अगर अर्थक्वेक देखा जाए सिस्मोमीटर यूज़ करते हैं, रेक्टार स्केल यूज़ करते हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे रेनफॉल को मेजर करने के लिए क्या होता है। अब साउंड इंटेंसिटी किसको यूज़ किया जाता है बताइएगा। एट द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ द डे, अब इक्वेटर के पास जो कि ड्यूरेशन ऑफ द डे कितना होता है, जो कि 10 घंटा होता है दोस्तों। पोल में देखेंगे तो आप वहाँ पे 6 महीना तक देख सकते हो, यहाँ पे इक्वेटर के पास 10 घंटे होते हैं। अगला देखिए रीजनिंग का है दोस्तों। यहाँ पे डिस्टेंस, जैसे कि आप डायरेक्शन होता है उसमें हरिहर जो है पहले वॉक स्ट्राइट फेसिंग साउथ, पहले साउथ की तरफ जाता है और वो देन ही टर्न्स आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स, पहले साउथ की तरफ 30 मीटर जाता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर 25 मीटर जाता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, अगेन वो 10 मीटर जाता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है। अभी वो पूछ रहा है कि कौन सा डायरेक्शन में फेसिंग कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है जो कि ईस्ट है दोस्तों। अगला देखिए COUN SIL को हम लोग इस तरह का कोडिंग दिया, C के बाद D आया, वो के बाद P आया, U के बाद V आया, उसी हिसाब से लीडर को MFBEFS है दोस्तों। बस छोटा सा सवाल है। अगला देखिए दोस्तों कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी, सारनाथ एंड पानीपत। यहाँ पे आपको याद रखने वाली
कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी और पानीपत ये सब युद्ध है दोस्तों। सारनाथ एक जगह जहाँ पे सांची स्तूप देख सकते हो। अगला यहाँ देखिए दोस्तों, डिसीज़, स्कर्वी एंड चिकन पॉक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसीज़ के अंदर स्कर्वी भी आता है और चिकन पॉक्स भी देख सकते हो। ये बी इज़ द राइट आंसर। अगला, एक हाइट ऑफ द शेजान हाइट जो है मोर दैन अम्बू, अम्बू से शेजान बड़ा है तो ऊपर लिखा है, बट लेस दैन राजू, राजू से छोटा है। एंड अम्बू एंड नीतू हैव सेम हाइट, अम्बू और नितिन दोनों का सेम हाइट है, बट अम्बू इज़ टॉलर दैन किशोर, किशोर से टॉलर है। अब पूछ रहा है कि नितिन यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले टॉलर कौन सा है। यहाँ पे टॉलेस्ट राजू है दोस्तों, शॉर्टेस्ट किशोर है दोस्तों। बस आपको कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। आर और एस दोनों भाई है, और साथ में एक्स जो है सिस्टर ऑफ वाई है दोस्तों, और एक्स इज़ मदर ऑफ आर, जो कि आर का मम्मा है दोस्तों। यहाँ पे एक्स इज़ द मदर ऑफ आर। और व्हाट इज़ वाई टू एस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे वाई टू एस क्या बनेगा, जो कि अंकल या आंट, जो कि हमें मालूम नहीं यहाँ पे। अगला, हस्बैंड ऑफ पी इज़ बी, जो कि हस्बैंड ऑफ पी क्या है दोस्तों, बी है दोस्तों। ई हु इज़ वाइफ, यहाँ पे देखिएगा ई जो है हु इज़ वाइफ ऑफ डी, यहाँ पे अगर ई वाइफ ऑफ डी है, इज़ मदर इन लॉ ऑफ पी, किसका मदर इन लॉ है, पी का मदर इन लॉ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे पी का मदर इन लॉ अगर बन जाएगा, हर ओनली ग्रैंडसन इज़ क्यू, उसका ग्रैंडसन कौन है, क्यू है दोस्तों। व्हाट इज़ रिलेशन बी विद द डी, सो रिलेशन यहाँ देखिए बी और डी का देख सकते हो आप। डी फादर एंड सन, देखिए आप जानते हैं सन बी, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो बनेगा रिलेशन ग्रैंडसन क्यू कह सकते हैं, डी जो है फादर बनेगा यहाँ पे, जिसके हिसाब से जो दिया गया है। अगला देखिए, हाउस, रोड, रूम, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, ये अगर देखेंगे 3, 1, 2, 4, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले रूम है दोस्तों, उसके बाद हाउस है दोस्तों, उसके बाद रोड, उसके बाद टाउन एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख सकते हो। एक रूम जो है घर में रहता है, घर जो है यहाँ पे टाउन में होता है, टाउन जो रोड में होता है, रोड जो है टाउन में होता है, टाउन जो है डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये एक रिलेशन बता रहा है। और DAF, FED, FHIB के हिसाब से JMZ है दोस्तों, जो कि रिलेशन चेक कर लीजिएगा कैसा बना है। डॉग, कैट, गोट, जो कि ये सब पालतू है। लायन वाइल्ड एनिमल है दोस्तों। GK में देखा जाए, तोडरमल इज़ एसोसिएटेड विद द अकबर्स कोर्ट दरबार, जो कि तोडरमल अकबर दरबार के अंदर फिनेंस के बारे में, जो कि पैसे के बारे में वो देखता था, फिनेंस मिनिस्टर है दोस्तों। बाकी अलग अलग जो कि लिटरेचर, म्यूज़िक देखने वाले अलग अलग है। अकबर्स के टाइम पे तोडरमल जो है फाइनेंस देखता था। लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर आर कॉल्ड, जो कि आइसोथर्म होता है, जो कि इक्वल टेम्परेचर इसमें इंडिकेट करता है। द बुक बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन इज़ ऑथर्ड बाय, जो कि एक किताब है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, इस किसने ऑथर किया है, अरुणिमा सिन्हा। बाकी पूजा रानी, बचेंद्र पाल, उर्वशी लाल कौन है, आप देख सकते हैं उनका किताबें क्या है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, दोबारा माउंटेन पे वो पैदा हो गया, अरुणिमा सिन्हा है दोस्तों। रशियन नेम ऑफ वाइनस विक्रमादित्य, जो कि एडमिरल गॉर्शिकोव जानते हैं, जो कि रशिया से लिया गया है। और कौन सा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑनरी रैंक ऑफ ग्रुप ऑफ कैप्टन, जो कि इंडियन एयरफोर्स से ऑनरी कैप्टन दिया गया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो कि स्पोर्ट्स खेलता है, सचिन है दोस्तों। बाकी धोनी को यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। अगला अंग्रेजी देखिए, द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड क्लास अंडर द प्रेजेंट लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, यहाँ पे रिप्लेस और विद ईज, जो कि द अनस्किल्ड क्लास इस कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। क्लास ऑफ वर्कर्स इज़ प्रेजेंट इज़ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड, यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, आर का नहीं। द इश्यूज़ वर सो क्रिटिकल दैट दे कुड हार्डली बी रिजॉल्व, जो भी इश्यूज़ है दे वर सो क्रिटिकल दैट दे कुड हार्डली बी रिजॉल्व, यहाँ पे अपॉन सच ए लिमिटेड टाइम की जगह यहाँ पे देखिएगा यूज़ इन सच ए, सो यहाँ पे देखिएगा यूज़ इन सच ए लिमिटेड टाइम, यहाँ पे रिजॉल्व सच ए लिमिटेड टाइम, जो कि यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। द इश्यूज़ वर सो क्रिटिकल दैट दे कुड हार्डली बी रिजॉल्व सच ए लिमिटेड टाइम, इस तरह का आप यूज़ करिएगा। अगला देखिए, ब्रॉडली इन लेमन्स लैंग्वेज डिसेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड बाय 2 ग्रुप्स नेमली मेंटल एंड फिजिकल, यहाँ पे बाई की जगह इनटू जो भी क्लासिफाइड होता है, क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अगला देखिए, क्लास टेस्ट दोस्तों, ए हेल्दी बॉडी इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट एंड विजडम, जो कि इंटेलेक्ट एंड विजडम के लिए कंपल्सरी हेल्दी बॉडी होना चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू मेंटेन गुड हेल्थ, फिजिकल एक्सरसाइज एंश्योर्स फिजिकल फिटनेस,
इस तरह का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए दोस्तों, फिनोमिनॉन, फिनोमिनॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PHENOMENON। अगला काउंटरफीट देखिए, काउंटर FEIT। शी सेड टू द चिल्ड्रन यू मस्ट नॉट प्ले विद द फायर। जहाँ पे देखिए उसने डायरेक्ट बोला है, अब शी टोल्ड द चिल्ड्रन दैट दे मस्ट नॉट प्ले विद फायर। द रिपोर्टर वॉज इंटरव्यूइंग द पोलिटिकल लीडर्स, द पोलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय द रिपोर्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वर जो कि प्लूरल है, बीइंग इंटरव्यूड आना चाहिए क्योंकि वॉज इंटरव्यूड है, वहाँ पे इंटरव्यूइंग है इसीलिए। द फायरमैन मैनेज टू पुट आउट यानी एक्सटिंग्विश होता है आग बुझाना। द सिनोनिम ऑफ अब्लूशन क्या होता है, वॉशिंग होता है। एंटोनिम ऑफ एनिमोसिटी क्या होता है, जो कि एनिमोसिटी होता है गुस्सा करना या हेट करना, उसका लव होता है दोस्तों। जो वन हु इज़ ग्रीडी उसको हम वोराशियस कहते हैं, बाकी अवेरिशियस, वोराशियस मतलब काफ़ी भूखड़ है दोस्तों। बाकी कैर्निवोरस जो कि एमनीवोरस दोनों खाता है, कैर्निवोरस जो कि मांस खाता है, और ये आपको पता होना ज़रूरी है। द यंग एंड द ओल्ड सैट चीक बाय जोल यानी काफ़ी जो कि वेरी नियर, जो भी यंग एंड ओल्ड है दोनों साथ में बगल बगल में बैठ गए इन द लार्ज ऑडियंस, बहुत पास में बैठ गए दोस्तों। बस दोस्तों ये आपको पता होना ज़रूरी है। ये कोस्ट गार्ड का प्रीवियस पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉक 13 पेपर है दोस्तों, और 7 पेपर हम डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो अपना दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।